नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। तो आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों ने उत्तराखंड LT हिंदी साहित्य से तैयारी कर रहे साथियों ने बहुत से विद्यार्थियों ने ये पूछा कि सर हम NCERT जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जो है किताबें हैं, बहुत महत्वपूर्ण सिलेबस का हिस्सा हैं, उसका अध्ययन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, बहुत से साथियों ने पूछा कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कौन सी NCERT पढ़नी है, इसमें कैसे टॉपिक को पढ़ना है, कौन सा टॉपिक छोड़ना है, ये सारी चीज़ें जो है हमारी समझ में नहीं आ रहा है। तो इसको लेकर के एक रणनीतिक वीडियो जो है आपके द्वारा प्राप्त हो। तो इसी क्रम में आज मैं आपके सामने NCERT की वीडियो लेकर के आया हूं कि NCERT रणनीति, मैंने इस वीडियो का नाम, आज के इस सेशन का नाम रखा हुआ है। तो हम लोग शुरू करते हैं सीधा सीधा बिना समय गंवाए हुए कि कौन से हमने पढ़ने। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूं, उदाहरण के द्वारा, कि कैसे हमने जो है NCERT पढ़नी है, कैसे आपको पढ़नी चाहिए, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण, और LT में किस तरह से प्रश्न आने की संभावना बनती है। ठीक है, तो NCERT में आप लोग देखिए, सबसे पहले आपको पढ़ना कौन कौन सी किताबें हैं। तो NCERT तो आप लोग मोटे तौर पे मानिए कि 6ठी से 12वीं तक की NCERT होती है, ठीक है ना। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि 6वीं, 7वीं और 8वीं की जो NCERT जो किताबें हैं वो उस स्तर की नहीं है कि जो है आपकी परीक्षा में वहाँ से कोई प्रश्न पूछा जाए, है ना। बहुत ईमानदारी की बात है, ठीक है, क्योंकि 11th 12th का ही ज़्यादातर जो है उसका महत्व आपकी कक्षाओं में, क्लासेज में होने वाला है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि 9th से आप लोग NCERT पढ़ना शुरू करिए, वहाँ से थोड़ा सा संभावना बनती है कि वहाँ से कुछ प्रश्न पूछे जाए। हालांकि हो सकता है 9th 10th के टेक्स्ट के अंदर का क्वेश्चन ना पूछा जाए, हो सकता है पूछा भी जाए, ऐसा कोई मतलब गारंटी नहीं है। लेकिन मतलब प्रिकॉशन लेते हुए तो आपको जो है 9th से लेकर के 12th तक की, यानी कि 9वीं कक्षा से 12वीं तक की NCERT पढ़नी ही चाहिए, ठीक है ना। 9th से लेकर के 12th तक की। और आप लोग देखिए उत्तराखंड के बोर्ड में, और ये कौन से पढ़नी है, किस बोर्ड के हिसाब से पढ़नी है, NCERT अलग अलग हैं, ठीक है, बहुत सारी NCERTs होती हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ, उत्तराखंड बोर्ड की लगी हुई है ना, उत्तराखंड बोर्ड में जो NCERT लगी हुई हैं उन्हीं का आपको अध्ययन करना है, ठीक है ना। उत्तराखंड बोर्ड में कौन कौन सी किताबें लगी हुई है मैं आपको बता देता हूँ। 9th और 10th क्लास में, 9th और 10th क्लास में जिन किताबों का नाम है, एक तो आपके इसमें लगी हुई होती है क्षितिज भाग 1 भाग 2। भाग 1 जो है 9th में और भाग 2 जो है 10th में। इसके अलावा दूसरी लगती है कृतिका, ठीक है ना। एक तीसरी चीज़ लगती है संस्कृत विनोदिनी। ये संस्कृत का हिस्सा होता है, ये आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। मतलब कहीं नहीं मिलने का मेरा मतलब है कि किसी भी ऐप पर आपको ये नहीं मिलेगी, NCERT से संबंधित ऐप, ठीक है। अच्छा, इससे पहले आपको बता देते हैं हम लोग कि अगर आपके पास ये किताबें हार्ड कॉपी में हैं तो बहुत अच्छी बात है। उससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है कि आपके पास जो है वो मूल प्रतियां हैं, यानी कि हार्ड कॉपी आपके पास वो मूल किताबें हैं। ज़्यादातर आप मुझसे कई सारे लोग जो है स्कूलों में पढ़ाते हैं, एक शिक्षक हैं, प्राइवेट पढ़ा रहे हैं, और तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के पास तो होती हैं, यानी हार्ड कॉपी तो होती हैं। कुछ विद्यार्थियों के पास नहीं भी है, तो उनके लिए उपाय क्या है कि आप लोग जो है प्ले स्टोर पर जाइए और कोई सा भी NCERT का ऐप जो है आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। वरना किताब आप मंगा सकते हैं, आपके पास है, कहीं से हैं, किसी छोटे भाई बहन, भाई भतीजे वगैरह जिसी से भी मांग सकते हैं, ठीक है। और नहीं है तो आप लोग जो है NCERT का नाम से कोई सा भी प्ले स्टोर पर जाइए और कोई सा भी ऐप आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको ऑनलाइन ऑफलाइन PDF अवेलेबल उसकी होती है, ठीक है ना। तो वहाँ अगर आप जो है ऑनलाइन PDF में कंफर्टेबल हैं और अगर आप उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, तो जैसा भी आप पढ़ना चाहें उस तरह से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हार्ड कॉपी है तो बहुत ही अच्छा, नहीं भी है तो ऐप से पढ़िए। लेकिन ये वाली जो किताब है संस्कृत विनोदिनी, ये आपको नहीं मिलने वाली है, ऐप पर नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड बोर्ड में लगी हुई किताब है, ठीक है ना। इसी तरह से 11th और 12th में, 11th और 12th में जो आपके लिए लगी हुई हैं आरोह भाग 1 भाग 2, यानी कि भाग 1 है आपका 11th में, भाग 2 है आपका 12th में। आरोह हो गया, और दूसरी एक किताब लगती है जिसको सप्लीमेंट्री आप लोग कह सकते हैं, वितान। और तीसरी जो यहाँ पे संस्कृत की लगी हुई है, इसका नाम है संस्कृत प्रबोधिनी, ठीक है ना। तो ये किताबें जो हैं आपने पढ़नी है, तो ये आपके लिए स्टडी मटेरियल होने वाला है NCERT का, ठीक है ना। 6th 7th 8th का मतलब
कवियों का नाम देख लीजिएगा, क्योंकि कवियों का नाम, अच्छा कवि भी वही सारे होते हैं और क्या है, पंत जो 6ठी क्लास में होंगे या 8वीं क्लास में होंगे वही तो होंगे। तो आप क्योंकि ग्रेजुएशन स्तर पे आप लोग पढ़ लेंगे तो वो सारे कवि आपके वहाँ से कवर हो जाएंगे। तो 6th 7th 8th की जो है आपको बहुत ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, एक बार देख लीजिएगा। और वो तो इतनी छोटी किताबें हैं 6th 7th 8th की कि आप जो है एक दिन में एक NCERT खत्म कर सकते हैं। तो 3-4 दिनों का काम है। 6th 7th 8th बहुत ज़्यादा एक ही किताब होती है उसमें, है ना। तो वो देख करके आ जाना हल्के हल्के में, ठीक है ना। और जो है उससे बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो 9th 10th 11th 12th ये 4 जो है कक्षाओं की वीडियो आप जो है आपको पढ़नी है, और सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपको 11th और 12th पर, ठीक है ना। 11वीं और 12वीं के जो है किताबों पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। तो ये तो हमने स्टडी मटेरियल पे तो बात कर ली कि पढ़ना ये है। कई लोगों का तो यही सवाल है कि सर कौन सी NCERT पढ़नी है, तो आपको जो है मैंने किताबों का नाम भी बता दिया है। NCERT के भीतर जो है आपको ये किताबों का नाम मिल जाएगा, ठीक है ना। वो किताब नहीं पढ़नी है, जैसे स्पर्श वगैरह जो किताबें हैं ना, वो किसी दूसरे बोर्ड के लिए हैं। क्योंकि आप उत्तराखंड राज्य की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो है यहीं का जो है सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हमने बात कर ली है। अब आता है कि पढ़ना कैसे है, ठीक है। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप में से मतलब किताब तो बहुत सारे लोगों के पास है, पढ़ना कैसे है। तो टॉपिक लिखते हैं हम लोग, कैसे पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो कैसे पढ़ें में मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ कैसे पढ़ना है। कुछ राइटर्स आपके पास, कुछ लेखक ऐसे हैं जो आपके पास 2-2 कक्षाओं में हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के द्वारा बताता हूँ, कबीर दास आपके पास जो हैं वो 9th क्लास में भी हैं और 11th क्लास में भी हैं। तो आपको पढ़ना कैसे है, 9th और 11th के उनका जो कवि परिचय लिखा हुआ है, कवि परिचय जो है आप 9th क्लास का भी लीजिए और 11th क्लास का भी लीजिए, और दोनों को मिला करके दोनों की ही इन्फॉर्मेशन के आपको नोट्स बनाने हैं। और जो उसके अंदर का टेक्स्ट है, यानी कि जो पाठ उसमें लगा हुआ है, उसको भी पढ़ना है, वो भी ज़रूरी होता है, ठीक है। तो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ आपको, एक उदाहरण के द्वारा, कि कैसे आपको जो है उसमें पढ़ना है। मैं आपको बता देता हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। चलिए तो हम कोई सा भी एक उदाहरण ले सकते हैं। मैं यहाँ पे महादेवी वर्मा का उदाहरण ले लेता हूँ, ठीक है ना। महादेवी वर्मा आपके NCERT में लगी हुई रचनाकार हैं और बहुत महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। छायावादी युग की, छायावाद की क्लास हमने कुछ दिन पहले पढ़ी, जो हमारी 2000 प्रश्नों की महामैराथन सीरीज चल रही है, ठीक है ना। तो उसमें महादेवी वर्मा को हम पढ़ चुके हैं। तो महादेवी वर्मा जो है आपकी कहाँ पे हैं, आप लोग देखिएगा उसमें। एक तो आप 9th क्लास में देखेंगे उनकी एक कृति, एक जो है पाठ उनका लगा हुआ है, और एक 12वीं क्लास में लगा हुआ है। 9th क्लास में उनका लगा हुआ है मेरे बचपन के दिन, मेरे बचपन के दिन। एक तो ये है, एक मेरे बचपन के दिन। और 12वीं में जो लगे हुए है उसका नाम है भक्तिन। ये एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, और इन्होंने अपनी सेविका भक्तिन का जो है इसमें चित्रण किया है। रेखा चित्र जो है इसको आप लोग कह सकते हैं। तो ये 2 कृतियाँ लगी हुई हैं। अब जा कर के देखो आप लोग क्या क्या किस तरह से है। 9th क्लास में कुछ, 9th क्लास में भी कवि परिचय के रूप में, यानी लेखक परिचय में जो है उनका दिया हुआ है, और 12वीं में भी दिया ही होगा भक्तिन से पहले वाले उसमें। तो आपको क्या करना है, मेरे बचपन के दिन भी पढ़ना है, और ज़्यादा इंपॉर्टेंटली भक्तिन पढ़ना है। भक्तिन का मतलब पाठ भी पढ़ना है, केवल लेखक पढ़ के मत छोड़िएगा। और इसके नोट्स कैसे बनाने हैं लेखक के, आपने महादेवी वर्मा एक लेखक लिखा, मतलब एक लेखिका लिखी, महादेवी वर्मा का आपने देखना है कि क्या क्या लिखा हुआ है, पद्य क्या क्या है, गद्य क्या क्या है। आपको ये जो है पूरी एक टेबल के फॉर्म में इस तरह से नोट्स बनाएंगे आप। मैं जो है एक लेखक के नोट्स बना के दे देता हूँ आपको, बाकी आपको खुद ही बनाने हैं, क्योंकि स्वाध्याय आपको खुद ही करना है ना। एक जो है दूसरी तरफ, तो एक तरफ लिखिए आप लोग पद्य, पद्य यानी कि काव्य, दूसरी तरफ लिखेंगे आप इनका गद्य, ठीक है ना। अच्छा, जो केवल और केवल कवि है तो उनका तो मतलब सवाल ही नहीं बनता कि उनका जो है 2 हिस्से बनेंगे। जिनका केवल और केवल पद्य है या केवल केवल गद्य है, उनकी बात और है। जैसे प्रेमचंद का पद्य नहीं आएगा, प्रेमचंद ने कोई कविता नहीं लिखी, यानी लिखी भी होगी तो हो सकता है फिर फाड़ के फेंक दी हो, अच्छी ना लिखी हो, क्योंकि लिखी तो है नहीं, कहीं दस्तावेज नहीं मिलता है उसका, है कि नहीं है, ठीक है। तो हर किसी का अपना अपना होता है, हर किसी की अपनी अपनी क्षमताएं हैं। तो पद्य में आप लोग देखिएगा महादेवी वर्मा की क्या क्या है। 9th क्लास में जो है इनकी रचनाएं कौन कौन सी लिखी हुई हैं, मैं एक साथ ही लिखना है, ऐसा नहीं कि 9th में ये है 12th में ये है। ये ऐसा प्रश्न आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि ये वाली कृति 9th क्लास में हमने कवि परिचय में लिखी है या 12th क्लास में लिखी है, ऐसा तो सवाल नहीं बनेगा, ऑफकोर्स, है ना, साधारण सी बात है ये। तो क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है, पद्य में जो है इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, थोड़ा यहाँ से मैं आपको लिखना शुरू कर दे। जैसे इनकी जो है रचनाएं क्या क्या हैं, निहार, इसका नाम 9th क्लास में है, लिखा हुआ है। रश्मि, निहार, रश्मि, नीरजा, निहार, रश्मि, नीरजा, है ना। सांध्य गीत,
निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, इसके अलावा यामा, ये सारी रचनाओं, इनका नाम जो है उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके अलावा जैसे और मैं थोड़ा देख लेता हूँ कौन कौन सी इसमें लगी हुई हैं। अच्छा, मैं आपको जो है ऐप इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूँ, मेरे पास हार्ड कॉपी नहीं है, मैं ऐप से ही करता हूँ और उसमें तो मैं डिवाइस पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए वो जो है आपको नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा खुद ही, है ना, उस पर देख लीजिएगा। मैं तो लिख करके ला रखा हूँ अलग से कि कौन कौन सी उसमें लिखी हुई है। ठीक है ना। इसके अलावा जैसे इनकी रचना एक और थी, दीप शिखा का नाम एक और है, दीप शिखा, और यामा तो हमने लिख ही लिया है। ठीक है ना। तो ये सब जो है, ये सारी पद्य की रचना यानी कविता की ये सारी रचनाओं का नाम उसमें लिखा हुआ है। 9th और 12th मिला करके बात कर रहा हूँ। ठीक है। और यामा पर एक बात लिखी गई है, यामा पर इस पर एक बात, इसमें एक इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। 1983 ईस्वी में यामा के लिए यानी कि मैंने उसको हाईलाइट कर लिया है, में ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये क्योंकि सूचना लिखी हुई है, ये तथ्य जो है, ये फैक्ट वहाँ पे लिख लिया है, तो उसका नोट्स भी बनेगा, है कि नहीं है। तो यामा के लिए 1983 में ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला था, तो इसको भी आपने लिखना है। ठीक है, इस तरह से नोट्स बनाएंगे तो काम आएगा। इसके अलावा गद्य में क्या क्या लिखा हुआ है इनके, गद्य में जैसे कुछ निबंध लिखे हुए हैं। अब गद्य की कुछ अलग से बनाने पड़ेगा हमको, 2 हिस्से करने पड़ेंगे गद्य में भी। ठीक है, चलो और बन सकता है, फ्रेम आ रहा है ना। गद्य के 2 हिस्से करेंगे आप लोग। एक तरफ आप लिखेंगे इसको निबंध, कुछ निबंधों का इसमें नाम है, और कुछ उसके अलावा लिख सकते हैं आप लोग रेखा चित्र एवं संस्मरण। तो संस्मरण, रेखा चित्र ऐसा कर सकते हैं, संस्मरण, रेखा चित्र, संस्मरण, रेखा चित्र, है ना। अच्छा, जगह है तो क्यों ना लिखा ही जाए, रेखा चित्र। ठीक है, संस्मरण और रेखा चित्र, तो 2 हिस्से हैं निबंध में। निबंधों में आप लोग देखिए क्या क्या जो है इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, अपने जगह मेरे पास कम है ना, बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, इसलिए जो है आप लोग एडजस्ट करेंगे। ये आप लोग इस तरह से आप लोग ने कर लिया है ये। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक संकेत, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 1983 यामा के लिए ज्ञानपीठ। ठीक है, 1983 ज्ञानपीठ, ये हमने यहाँ लिख लिया, तो यहाँ हमारे पास जगह आ गई। तो निबंध में कौन कौन से निबंध इनके जो है लिखे हुए हैं। एक है इनका श्रृंखला की कड़ियाँ, श्रृंखला की कड़ियाँ। एक तो ये रचना लगी हुई है, दूसरी है श्रृंखला की कड़ियाँ। इसके अलावा आपदा संकल्पिता, आपदा हो गया, इसके अलावा संकल्पिता, आपदा हो गया, संकल्पिता हो गया। इसके अलावा भारतीय संस्कृति के स्वर, भारतीय संस्कृति के स्वर, ये इनके निबंध हैं, भारतीय संस्कृति के स्वर। तो मेरे पास जरा जगह की लिमिटेशन है, तो आप लोग थोड़ा ठीक से लिखिएगा, है ना। ऐसा करके नोट्स आप बना सकते हैं, सीधा एक टेबल बनाई, इस तरह से कर दिया। तो पद्य में निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा, दीप शिखा, यामा के लिए 1983 में ज्ञानपीठ। इसके अलावा इनको साहित्य अकादमी भी मिला हुआ है। तो साहित्य अकादमी जो है इनके, साहित्य अकादमी, तो पुरस्कारों में आप लोग लिख सकते, चाहे तो आप ऐसा कर सकते हैं, पद्य लिख लिया, गद्य लिख लिया, और इसमें लिखेंगे अन्य तथ्य, ऐसा करके अन्य तथ्य, और इस अन्य तथ्य में आप लोग ये सारे लिख सकते हैं। 1983 में ज्ञानपीठ मिला, साहित्य अकादमी मिला, इनको जो कहा जाता है, जैसे हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी इनको कहा जा सकता है। इसमें फैक्ट में आपने ये लिख लिया, हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी इनको कहा जाता है। कोई भी नया फैक्ट आप लिखना चाहें तो इनके बारे में लिख सकते हैं, जो एनसीईआरटी में नहीं भी हो वो भी, ठीक है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। संस्मरण रेखा चित्र में आप लोग देखेंगे। इसके अलावा जैसे स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, ठीक है, इसमें लिखेंगे आप लोग जैसे अतीत के चलचित्र, एक रचना तो ये है अतीत के चलचित्र। दूसरा स्मृति की रेखाएं,
स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं। इसके अलावा जैसे श्रृंखला की कड़ियाँ तो हम यहाँ निबंधों में आ चुके हैं, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं। एक मेरा परिवार है, इससे पहले है पथ के साथी। हाँ, पथ के साथी, पथ के साथी, और चौथा लिखेंगे आप लोग मेरा परिवार, मेरा परिवार। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने नोट्स बनाने हैं। अच्छा, नोट्स बनाते समय आपको एक चीज़ और रखनी है। नोट्स जो है सबसे अच्छा नोट्स, वो थोड़ा सा इसमें मेरा परिवार शायद दिख नहीं रहा है, थोड़ा यहाँ लिख लेता हूँ मैं, है ना। तो इसी में एक और चीज़ है मेरा परिवार, यहाँ लिख लेता हूँ। थोड़ा जगह की भाई आप लोग एडजस्ट करिएगा, समझाना हमारा काम है। थोड़ा सा संसाधनों की यानी सीमाएं हैं, वरना मैं संस्थान में जा करके भी रिकॉर्ड कर सकता था इसको, लेकिन वो थोड़ा सा दूर है, तो आप लोग समझ रहे होंगे। मैंने अपने ही कमरे पर मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग समझिए इस चीज़ को, है ना। समझना ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, ये तो ज़रूरी बात है ही। ठीक है, तो पथ के साथी हो गया, मेरा परिवार, ये सारे संस्मरण और रेखा। अच्छा, इसमें भी अब आपको करना क्या है, इसमें जैसे जो एडिशनल तथ्य है ना, जैसे यामा के बारे में, अब यामा पे भी आपने कुछ छोड़ना है। आपने नोट्स किस तरह से बनाने चाहिए, महादेवी वर्मा आपने लिखा, मैंने तो ऐसे में बनाया है क्योंकि मेरे पास बोर्ड ऐसा था, जगह ऐसी थी। हो सकता है अतीत के चलचित्र में आपको कोई नया फैक्ट मिले और आपको जो है उसके बारे में लिखना हो, अतीत के चलचित्र के में है क्या। जैसे मुझे ये जानकारी, मेरा परिवार में क्या है, मेरा परिवार के भीतर क्या लिखा है इन्होंने, मेरा परिवार के भीतर जो मेरा परिवार, इनका परिवार क्या है, ना तो ये विवाहित थी, ना इनका जो है कोई इस तरह से मतलब परिवार रहा। इनका परिवार क्या था, इन्होंने जिनके आसपास जितने भी पशु पक्षी थे ना, जैसे भक्तिन में ही आपको जो है कुछ पक्षियों का, पशु पक्षियों का नाम मिलता है। जैसे बिल्ली का नाम है, अभी मैं ज़रा सा नाम भूल रहा हूँ, अभी हम भक्तिन के नोट्स करेंगे तब, है ना। तो बिल्ली का नाम, गिलहरी का नाम, मतलब जो भी इनके आसपास के जितने भी पशु पक्षी थे, जानवर थे, उन्हीं को इन्होंने अपना परिवार बताया। जैसे गिल्लू नाम की गिलहरी का जो है एक खूबसूरत सा चित्रण आता है, बड़ा मार्मिक जो है इन्होंने चित्रण किया पशु पक्षियों का, है ना। तो इस तरह से एक बड़ा यूनिक जो है इसमें मेरा परिवार, ये संस्मरण जो है इसमें जानवरों से रिलेटेड है, इनके पशु पक्षियों से रिलेटेड। ठीक है, पालतू बना लिया था ना एक तरह से। तो इसके अलावा जैसे पथ के साथी, ये पथ के साथी क्या है, पथ के साथी में इन्होंने क्या किया है, अपने आसपास के अन्य जो भी, जैसे महात्मा गांधी के बारे में लिखा हुआ है, निराला को ये भाई कहती थी, तो निराला भाई नाम से एक चैप्टर है। जैसे हरिऔध जी के बारे में एक लिखा हुआ है। तो यानी कि पथ के साथी यानी अपने समसामयिक व्यक्तियों के साथ, अपने समकालीन व्यक्तियों का चित्रण इन्होंने इसमें किया है पथ के साथी में। ठीक है, तो ये संस्मरण अपने अलग अलग लोगों के साथ क्या क्या इनकी स्मृतियां हैं, उन्होंने जो है इसमें स्मृति की रेखाएं भी इस तरह से, और जो है लोगों के साथ साथ है ही। ठीक है ना, तो ये सारी बात है। अच्छा, भक्तिन जो है वो भक्तिन किस में है, मैं अभी थोड़ा सा भूल गया हूँ, आप लोग कमेंट में जो है बताइएगा या आपको जानकारी होगी। भक्तिन शायद मुझे लगता है स्मृति की रेखाएं में, भक्तिन का चित्रण जो है स्मृति की रेखाएं में ही है। ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, तो वो मतलब एनसीईआरटी में वो जानकारी है। ठीक है, मैं अभी क्योंकि यहाँ से देख नहीं सकता हूँ ना उसमें, तो मैं तो नोट करके लाया था, वो मैंने नोट शायद किया नहीं। तो इस तरह से तो लेखक के आपके जो है नोट्स बनेंगे। अब भक्तिन के नोट्स कैसे बनेंगे, चैप्टर के नोट्स, वो आपको बता देते हैं। जैसे मेरे बचपन के दिन और भक्तिन के नोट्स कैसे आप बना सकते हैं, तो भक्तिन के नोट्स के माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको उसको चैप्टर को करना है। पहले तो आपने भक्तिन पढ़ना है, अगर पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है, और बहुत अच्छे से अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो दोबारा पढ़ना है। ठीक है, दोबारा पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ। अच्छा, केवल मैं एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ। ठीक है, पढ़ने तो आपको सारे रचनाकार हैं। तो जैसे भक्तिन, अब आपने लिखा भक्तिन, महादेवी वर्मा के नोट्स हो गए। इसके बाद जो है भक्तिन, भक्तिन में कैसे कैसे करना है, भक्तिन में 4-5 चीज़ों का जैसे चित्रण मिलता है आपको वहाँ पे। भक्तिन जब पाठ आप लोग पढ़ेंगे तो जितना जितना मुझे याद आ रहा है उस हिसाब से हम लोग कर देंगे। जैसे भक्तिन का परिचय जो है किस किस तरह से, भक्तिन का परिचय, भक्तिन के बारे आप लोग ऐसा करके नोट्स बना सकते हैं, सीधे सीधे पॉइंट लिख सकते हैं, मतलब 10 से 12 पॉइंट में आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे भक्तिन का असली नाम क्या है, तो भक्तिन का असली नाम क्या है, लक्ष्मीन है या लक्ष्मी है। ठीक है, तो आपने लिख लिया असली नाम, असली नाम, भक्तिन का असली नाम क्या है, लक्ष्मी, और ब्रैकेट में कर दिया लक्ष्मिन। लक्ष्मिन क्या होता है, ये तद्भव रूप है ना, तो गांव में जो है इसी तरह से कहा जाता है। तो असली नाम लक्ष्मिन है। और नाम जो है ये अपना असली नाम क्यों नहीं बताती है, यानी कि असली नाम जो है लक्ष्मी या लक्ष्मण क्यों नहीं कहती है। देखो, लक्ष्मी जो शब्द यूज होता है वो सौभाग्य के लिए यूज होने वाला, लक्ष्मी क्या है, धन की और वैभव की देवी है। और भक्तिन का जीवन जो है बहुत ज़्यादा वैभवपूर्ण तो रहा नहीं है ना, दुर्भाग्यवश।
तो नाम का, क्योंकि जीवन जो है नाम के विपरीत चला, नाम जो है एक विशेषण है उनका लक्ष्मी, और जीवन तो लक्ष्मी जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा, बड़ी कठिनाइयों से और इस तरह का रहा, इसलिए जो है अपना शब्द, अपना जो है नाम रखने से बचती है। ठीक है, ये कारण है। तो लिख लिया आपने कि असली नाम जो है, यानी कि अपना नाम बताने, अपना नाम नहीं बताती क्योंकि, अपने शब्दों में है ना, जैसे मैं लिखता इसको, तो नहीं बताती क्योंकि नाम के विपरीत जीवन, नाम के विपरीत जो है जीवन जिया गया, विपरीत जीवन मिला, है ना। यानी कि आप लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, कठिनाइयों से भरा जीवन और नाम जो है लक्ष्मी है ना। लक्ष्मी का जीवन तो बड़ा अच्छा वैभवशाली होना चाहिए था, धन धान्य की कमी नहीं होनी चाहिए थी, घी दूध की नदियां बहनी चाहिए थी, ऐसा होना चाहिए था। और महादेवी ने जिस प्रकार से चित्रण किया है कि जो नाम का दुर्भाग्य है, यानी कि नाम कुछ और है और उसका जो है जीवन उसका भी बिल्कुल विपरीत है। और महादेवी ने जो है अपनी भी मन की टीस उसमें एक तरह से कही है, एक वाक्य आता है उसमें कि काश अगर जो नाम से जुड़ा हुआ दुर्भाग्य है, अगर वो हटाने का मतलब मौका रहता तो सबसे पहले तो मैं अपना ही नाम जो है हटाती, या अपना ही, क्योंकि नाम क्या है, महादेवी है, तो हो सकता है महादेवी जी को जो है अपना नाम अपने जीवन के विपरीत, बिल्कुल विपरीत उनको भी लगता हो। आप में से बहुत सारे हो सकते हैं, किसी को तो अपना नाम अच्छा लगता होगा, कईयों को नहीं भी लगता होगा, तो इस तरह की चीज़ है ना। तो लक्ष्मी को क्यों नहीं लगता है, इसका कारण भी लिख दिया गया है। ठीक है ना, तो दो चीज़ जो है मिलती है। तो इस तरह से आपने 2 पॉइंट बना लिया। इसके बाद क्या क्या जो है, किन किन चीज़ों का चित्रण मिला, जैसे भक्तिन के कुछ गुणों में, भक्तिन के गुण क्या हैं, भक्तिन के गुण क्या क्या हैं, भक्तिन के गुण क्या क्या हैं, जैसे वो जो है सेविका बहुत अच्छी है। सेविका किस सेंस में अच्छी है, पढ़ी लिखी न होने के बावजूद महादेवी के लिए हमेशा अवेलेबल रहती है। महादेवी की सेवा का भाव जो है, महादेवी के प्रति सेवा का भाव, के प्रति सेवा का भाव, सेवा का भाव। और दुर्गुण उसमें क्या क्या है, जैसे कुछ जो है कमियां भी रहती हैं, हर व्यक्तित्व जो है पूरा उसमें लिखा हुआ है कि जो है भक्तिन के भीतर दुर्गुणों का अभाव है, ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। तो जैसे कि वो कभी कभी क्या कर लेती है, 1-2 सिक्के मिल गए छोटे मोटे पड़े हुए, तो वो उठा लिए अपने पास रख लिए, है ना। तो फिर उसको फिर वाक्य आता है कि क्या इसको चोरी कहा जाएगा, अगर कोई अपने घर से अपना ही जो है सामान अपने पास रख ले तो इसको चोरी तो नहीं कहा जा सकता। इस सेंस में जो है महादेवी ने लिखा है। तो आप लोग समझ पाएंगे जब पढ़ेंगे आप लोग, तो इस तरह से जो है 8-10-12 लाइन के अंदर अंदर आप लोग पूरा का पूरा चैप्टर के नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, जैसे एक और चीज़ है कि किस चीज़ से डरती है भक्तिन डरती है जेल जाने से, है ना। तो जेल से जो है लिख सकते हैं आप लोग, कारावास से डर लगता है। और महादेवी क्योंकि उस समय पर लिख रही थी और महादेवी जो है एक्टिव थी साहित्य के दुनिया में, तो उस समय साहित्यकारों का जेल जाना जो है बहुत बड़ी बात नहीं होती थी, जाते ही रहते थे। तो आसपास के लोग जो है जब महादेवी से कहते थे कि जो है आपके ऊपर भी आपका भी नंबर आ सकता है जो है जेल जाने का, तो भक्तिन बड़ी डर जाती थी। और जैसे ही आसपास के लोगों को ये पता चला कि ये जो है इसको डर लगता है कारावास से, यानी भक्तिन को, तो क्या करने लगे, आसपास के लोग उसको चिढ़ाने लगे कि महादेवी को तो जेल होने वाली है, महादेवी को तो जेल होने वाली है। तो इस तरह के जो चित्रण जो आपको जो है उसमें मिलते हैं उस संस्मरण में, वो आप लोग उसमें लिखेंगे, उस रेखा चित्र में मिलेंगे, वो आप लोग इसमें लिखेंगे। 10 से 12 पंक्तियों के भीतर आपका पूरा का पूरा नोट्स बन जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा कि आपको जो है नोट्स बनाना कम से कम आ गया होगा, लेखक के नोट्स कैसे बनेंगे और पाठ के नोट्स जो है कैसे बनेंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से आप लोग पढ़िएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही है। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैंने आपको टेक्स्ट बुक भी बताया कैसे पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है, ये आपको मैं बता चुका हूं। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक करते ही हैं, शेयर करते ही हैं, सब्सक्राइब आप बहुत सारे लोगों ने कर ही लिया है, LT के विद्यार्थियों ने। ठीक है, और लगातार आप लोगों से संपर्क हमारा है ही, और ये चैनल आप लोगों के लिए उपयोगी होगा, ये तो आप लोगों को जो है अब समझ में आ ही चुका होगा आपको, है ना। तो इसके अलावा किस किस टॉपिक्स पे आप लोग क्या चाहते हैं, क्या क्या आपकी समस्याएं हैं, उनको लेकर के आप कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि किन किन विषयों को लेकर के मुझे आना चाहिए, आप लोगों की समस्या क्या क्या है। मैं कोशिश करूंगा कि जितना जो है मुझसे संभव है अपने व्यक्तिगत स्तर पर मैं जो है वीडियो के माध्यम से या किसी भी माध्यम से आपकी समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ। शुक्रिया।